अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, ब्रेक से पहले क्या कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स कर लिए हमने, ठीक है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे आते हैं। एक मिनट सिर्फ, मैं ना वो लेक्चर का टैब बनाना है, वो रह जाएगा फिर। जी, अब आते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या लगते हैं नाम से? जो बेनिफिट्स कब मिलेंगे? एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मेनली दो तरह के हैं, एक है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और एक है डिफाइंड बेनिफिट। इन दोनों में फर्क समझ लेते हैं। पहले मैं आपको मिसाल देता हूं, फिर उस मिसाल को सामने रख के इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे ना तो समझ भी आएंगी। प्रोविडेंट फंड का नाम सुना हुआ? टैक्स में पढ़ा होगा। प्रोविडेंट फंड की कहानी कुछ इस तरह से होती है कि अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी 100 है तो इसमें से 90 उसको कैश मिल जाता है, मिसाल दे रहा हूं 90, और 100 उसका प्रोविडेंट फंड के नाम पे कुछ डिडक्ट होता है और एक सेपरेट एंटिटी फंड, एक सेपरेट एंटिटी बनी होती है। इसका अलग लॉ है। इसका आप में से शायद किसी को आर्टिकल्स में एक्सपीरियंस हुआ हो, आप में से जो लोग आर्टिकल्स कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कि एम्प्लॉयज के ना पेंशन या प्रोविडेंट फंड्स होते हैं बकायदा, उन फंड्स के भी ऑडिट्स होते हैं। यानी ये एक सेपरेट एंटिटी होती है, इसके अपने एसेट्स हैं, अपनी लायबिलिटीज हैं, इसके अपने एम्प्लॉयज हैं। तो एक सेपरेट फंड बनता है, ये 10 रुपया इसमें जमा हो जाता है और एम्प्लॉयर अपनी जेब से भी कंट्रीब्यूट करता है 10 रुपए। अब हो क्या रहा है कि हर महीने एम्प्लॉय की जेब से 10 रुपए कट के इस फंड में जमा हो रहे हैं और एम्प्लॉयर की जेब से भी 10 रुपए इस फंड में आ रहे हैं। अब ये फंड इन 20 रुपए का क्या करेगा? ये इन 20 रुपए को कहीं इन्वेस्ट करेगा और जहां इन्वेस्ट करेगा वहां से फिर रिटर्न कमाएगा। वो रिटर्न भी यहीं पर होएगा, उस रिटर्न से कंपनी फायदा नहीं उठाएगी, इस फंड के पास ही पैसा जमा होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो वो जो उसका हर महीना 20-20 रुपए आ रहा था, 10 रुपए कट के और 10 रुपए एम्प्लॉयर की जेब से, वो 20 रुपया 20, 40, 60, 80, 100 हर महीने ये 20-20 होता रहा। फिर वो पैसा इन्वेस्टेड रहा, उस पर रिटर्न कमाते रहे।
तो हो सकता है वो जो हर महीने 10-10 रुपए कटते थे और एम्प्लॉयर की जेब से इसमें डलते थे, एम्प्लॉई के रिटायर होने के वक्त वो 10-10 रुपया अब जमा होकर 5 लाख बन चुका हो। अच्छा, वो 5 लाख कैसे बना होगा? 10-10 इसकी जेब से कट के आया होगा, 10-10 एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से डाला होगा और ये इन्वेस्ट होके इस पे रिटर्न आया होगा और इस फंड में उस एम्प्लॉई के नाम के 5 लाख इकट्ठे हो गए होंगे। एम्प्लॉई को उसमें से 5 लाख निकाल के दे दिए जाएंगे। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बस सिर्फ एक फंड बना के, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि फंड्स बने होते हैं, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई से पूछते हैं कि वो फलाना फंड में डाल दे तुम्हारे पैसे, तुम्हारी इजाजत है, तो एम्प्लॉई की इजाजत से फलाने फंड में पैसे जमा करा देते हैं। अब एम्प्लॉई के पैसे कट रहे हैं और एम्प्लॉयर अपनी जेब से पैसे डाल रहा है, बस इससे ज्यादा एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं है। ये एक सेपरेट एंटिटी है। अगर ये फंड कल को बैठ गया तो एम्प्लॉयर अपनी जेब से उसका नुकसान पूरा करेगा? नहीं, एम्प्लॉयर ने कहा था कि तुम्हारी मर्जी के फंड में पैसा लगा देते हैं, या अगर तुम्हारी मर्जी के फंड में नहीं भी कहा था तो उनको बता दिया था कि हम बड़ा मशहूर फंड है, वहां पैसे जमा करा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फंड था एक, पैसे जमा होते रहे और ये इन्वेस्टमेंट से कमाता रहा, सब पैसा फल फूल के जितना बन गया वो एम्प्लॉय को उसकी रिटायरमेंट पे मिल जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर ने सिर्फ ये वादा किया था कि हर महीने हम 10 रुपए अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करेंगे, बस इससे ज्यादा का वादा नहीं है। कल को फंड में जो भी हुआ सब तुम्हारा। तो इसमें हमने अपने एम्प्लॉय को अपना कंट्रीब्यूशन डिफाइन कर दिया कि हम हर महीने 10 रुपए दिया करेंगे। अब वो फंड कल को फलता फूलता है या फुस हो जाता है, ये सारा फायदा या नुकसान एम्प्लॉय का। ठीक है, एक ये मिसाल है। एक और मिसाल ये है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि जब तुम रिटायर होगे उस वक्त जो तुम्हारी सैलरी होगी आखिरी वाली, पता नहीं कितनी, जो भी तुम्हारी आखिरी वाली सैलरी होगी, लेट्स से 1 लाख, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने साल तुमने काम किया होगा, लेट्स से 20 साल। जो आंसर आएगा हम इसका 2/3 करेंगे, ये मैं ऐसी खुद से बना रहा हूं। जो आंसर आएगा वो तुम्हें लमसम मिल जाएगा ग्रेच्युटी के नाम पे। मिसाल दोबारा सुने। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह रहा है कि जब तुम हमारे पास से रिटायर होके जाओगे तब जो तुम्हारी आखिरी सैलरी होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने साल तुमने हमारे पास काम किया होगा, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 2/3 करेंगे, जो आंसर आएगा वो तुम्हें लमसम पे कर देंगे। सैलरी के साथ है, उस सैलरी के साथ जब रिटायर होगा 15 मिनट बाद दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे, लेकिन रिटायरमेंट पे देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि वो सैलरी भी देगा और ये भी। यार सैलरी तो देनी है ना, आखिरी जो उसकी एम्प्लॉयमेंट का आखिरी महीना होगा सैलरी तो मिलनी है ना। उसके बाद जब सारे डिपार्टमेंट से क्लियर हो जाएगा 2 महीने बाद ये पैसे भी मिल जाएंगे। तो अब इसमें एम्प्लॉयर का वादा उस फाइनल अमाउंट के साथ, और वो फाइनल अमाउंट कैसे बननी है, एम्प्लॉयर ने उसका फार्मूला डिफाइन कर दिया। यानी एम्प्लॉयर ने अपना बेनिफिट डिफाइन कर दिया कि तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा, तुम्हारी आखिरी सैलरी इनटू नंबर ऑफ इयर्स इनटू 2/3, ये फार्मूला डिफाइन कर दिया, बेनिफिट डिफाइन कर दिया। अगर ये एम्प्लॉयर ने अंदाजा लगाया कि 20 को साल तो ये रह ही जाएगा, तो एम्प्लॉयर ने अपने पास अंदाजा लगा लिया होगा कि इसको 25-30 लाख तो देना पड़ जाना है। 25-30 लाख 20 साल बाद देना पड़ेगा। अकलमंदी क्या है कि जब 20 साल गुजरेंगे तब देखेंगे 25 लाख कहां से लाके दें, या साथ साथ जमा करने शुरू कर दें, साथ साथ जमा करने शुरू कर दें। अच्छा, जब जमा ही करने हैं तो क्यों ना एक फंड बना के जमा करने शुरू कर दें, इसमें साथ साथ पैसे जमा करने शुरू कर दें। क्या फायदा होगा, जब 20 साल गुजरेंगे वो जो साथ साथ जमा किया हुआ था वो फल फूल के 25-30 लाख बन गया होगा, उसमें से निकाल के इसको दे देंगे। और अगर एंड टाइम पे ये फंड फ्लॉप हो जाता है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये कहेगा कि यार सॉरी, वो तुम्हारे ना पैसे हम वहां जमा कर रहे थे तो वहां तो डाका पड़ गया, तो आई एम सॉरी, ये कहेगा, या इन एनी केस उसको 25 लाख देने पड़ेंगे। तो कल को एम्प्लॉय को जो पैसे देने हैं उसके लिए जो पैसे जमा करके रखे हुए हैं उसका रिस्क किसका है, एम्प्लॉयर का। यहां पे जो पैसे जमा पड़े हुए हैं रिस्क किसका है, एम्प्लॉय का।
एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बस कहां तक थी, हर महीने पैसे जमा करके देता जाए, उसके बाद फंड जाने और एम्प्लॉय का नसीब जाने। यहां पर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या है, ये फाइनल अमाउंट पे करना। यहां पर एम्प्लॉयर ने क्या वादा किया हुआ था कि मैं इतनी कंट्रीब्यूशन दिया करूंगा, यहां पर एम्प्लॉयर ने क्या वादा किया हुआ है कि तुम्हें एंड पे इतना बेनिफिट मिलेगा। वहां पर पैसा डूब गया, रिस्क एम्प्लॉय का, यहां पर पैसा डूब गया, रिस्क एम्प्लॉयर का। तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में दो तरह के प्लान्स होते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान। इनमें कुछ मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं जो मैंने इधर रंग बिरंगे लिखने की कोशिश की है। तो अब आप एक काम करें कि ये जो पेज 3 के एंड पे दोनों में कंट्रास्ट हुआ है और एक पॉइंट नीला वाला अगले पेज पे चला गया, तो ये सारे काला, लाल, हरा, नीला, ये पॉइंट आपस में मैंने कलर इसलिए रखे ताकि पता चले कि किसके कंपैरिजन पे कौन सा है। तो आप ऐसा करिए, जल्दी से ये टेबल पढ़ लें। ये सारा कुछ वही है जो मैंने यहां समझा दिया। अच्छा, ये जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में तो हमने उसको कहा ही यही है कि हम एक फंड बनाने लगे। फंड भी हो सकता है और एक ना इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहीं पर होती है, हम उसी में पैसे जमा कराते जाएंगे। लेकिन डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर हमने एम्प्लॉय को इसके लारे नहीं लगाए, हमने एम्प्लॉय को कहा है कि तुम्हें यह मिलेगा। अब हम इसके लिए पैसा चाहे अभी साथ साथ जमा करना शुरू कर दें, चाहे गले में डालना शुरू कर दें, चाहे किसी फंड में रखना शुरू कर दें, चाहे छोड़ दें, देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, चाहे एंड पे देख लें। तो ये जो हमारा सारा प्लान है, इट मे बी फंडेड, फुली फंडेड, पार्शली फंडेड और अनफंडेड। इसमें तो फंड होना जरूरी है, इसमें जरूरी नहीं कि हम सेपरेट फंड बनाएं, वो हम अपनी भलाई के लिए, अपने फायदे के लिए बना लें तो बना लें। नहीं, ये कंपनी की मर्जी, बस कंपनी उसको एक फार्मूला बता देगी कि तुम्हें कैसे मिलेंगे पैसे, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, ये कंपनी की मर्जी है। ये जो डिफाइंड बेनिफिट के अंदर फार्मूला है ना, ये कोई लॉ नहीं या आईएएस ने फार्मूला नहीं बताना। जैसे मैंने सामने फार्मूला बना के दिया है, मैंने अभी भी बनाया है, ये कहीं लॉ में नहीं लिखा, मैंने एम ही बनाया। 2/3 में 4/5 कर दूं, स्केयर कर दूं, उसका स्केयर रूट लगा दूं, क्यूब रूट लगा दूं, कंपनी की मर्जी है। तो ये कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को बताना है कि हम तुम्हें रिटायरमेंट पे क्या बेनिफिट देंगे। अच्छा, ये तो एक मैंने मिसाल लमसम की दी है ना, ये भी हो सकता है कि हम अपने एम्प्लॉइज को कहें कि जब तुम रिटायर हो जाओगे तो तुम्हारा रहती दुनिया तक नहीं, तुम्हारी जिंदगी तक तुम्हारा जो मेडिकल खर्चा हुआ करेगा, हम तुम्हें उसका 40% रीइंबर्स कर दिया करेंगे। ये भी फार्मूला बता दिया ना, तो ये भी डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। पढ़ लिया? ये जो लिखा हुआ ना एक्चुरियल रिस्क, इसका मतलब होता है, ये भी हम पढ़ेंगे डिफाइंड बेनिफिट में। ये एक्चुरी एक साइंसेज होती हैं, एक्चुरियल साइंसेज। एक साइंसदान होता है, एक्चुरी कहते हैं उसको, जो ये अंदाजे लगाता है कि कल को क्या होगा, लोग कितने मरेंगे और इंटरेस्ट रेट्स कितने बढ़ जाएंगे, बीमारियां कितनी फैलेंगी,
और तनख्वाहें कितनी कम होंगी, इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा होगी, कितने लोग छोड़ जाएंगे, कितने उनके ख़ानदान बढ़ेगा, कितने उनके ख़ानदान में लोग बीमार होंगे, कितने बच्चे होंगे, ये सारे जो अंदाज़े लगा रहे होते हैं ना, ये एक्चुअली होते हैं। अच्छा, अब ये अंदाज़े कैसे लगा रहे होते हैं? ये पास्ट को देख के, माहौल को देख के, ये अंदाजे, ये पूरी साइंसेज हैं। तो IAS 19 इनकरेज करता है कि कंपनी किसी क्वालिफाइड एक्चुअरी की सर्विसेज ले। बहुत कम लोग होते हैं ये, लेकिन करा रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज करा रही हैं एक्चुअरियल साइंसेज। इंश्योरेंस कंपनीज में इनका कैरियर होता है। हाँ जी, पढ़ लिया डिफरेंस? चलें, इसमें पहले आसान वाला पोर्शन करते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। ये बड़ा ही आसान है। ये एम्प्लॉयर के लिए अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयर की टेंशन इस फंड से रिलेटेड है कि इस फंड में क्या हो रहा है। एम्प्लॉयर की टेंशन क्या है? बस जो उसने हर महीने 10 रुपए कंट्रीब्यूट करना है। तो एम्प्लॉयर को ये एम्प्लॉई कितने रुपए कॉस्ट कर रहा है हर महीने? 110 रुपए। तो जहां उसने 100 रुपए एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, वहां 10 रुपए भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेगा। तो इसकी अकाउंटिंग में कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए आप देखिए, जो कुछ मैंने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में लिखा था, सेम लिखा हुआ। पेज 4 के टॉप पे देखिए, ये वही बातें लिखी हैं जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में लिखी थी, क्योंकि बात ही वही है ना। जो उसने हर महीने 100 रुपए सैलरी देनी है, साथ वो 10 रुपए और दे रहा होगा। तो जैसे महीना खत्म होने पे 100 रुपए सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, साथ 10 रुपए ये भी एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर एम्प्लॉयर की बस सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी है कि उसने जो तय की हुई कंट्रीब्यूशन वो देनी है हर महीने। तो जिस तरह सैलरी का एक्सपेंस बनाएगा 100 रुपए, तो वहीं वो फिर 100 रुपए के बजाय 110 रुपए एक्सपेंस बना लेगा। कंपाउंड एंट्री कर लें। 110 एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 90 और प्रोविडेंट फंड पेएबल डेबिट क्रेडिट 20। इसमें भी अप्रूवल तो प्रीपेमेंट का कंसेप्ट आएगा। हाँ, पेएबल टू प्रोविडेंट फंड क्रेडिट कर दिया। अगर फॉरेन प्रोविडेंट फंड में पैसे भिजवा दिए तो कैश क्रेडिट। अगर कहा कि चलो भिजवाते हैं देखते हैं, तो पेएबल टू प्रोविडेंट फंड क्रेडिट। और अगर ये फैसला किया है कि अच्छा उसको रखो 3 साल बाद भेजेंगे फंड में, तो फिर डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, जो डब्बे के नीचे लिखा हुआ। जी, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान ओके। चले, अब आते हैं IAS की जो असल जान है, वो है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ये डिस्क्लोजर आगे लिखी हुई है, डिस्क्लोजर, इसको डिस्क्लोजर में भी लिखी नहीं हुई। नोट में बस एक जुमला बता रहे होंगे कि इस साल हमने इतना कंट्रीब्यूट किया प्रोविडेंट फंड में, बस। डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अच्छा, जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है ना, ये IAS में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है और एक और फ्लो में लिखा हुआ है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका था, मैंने उसको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में डाला है। इसमें पहले मैंने आपके सामने रखे हैं कि इस प्लान की अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी बैलेंस शीट के फेस पे क्या आ रहा होगा, पेज 4 पे हूं मैं, SOCI में क्या आ रहा होगा और नोट्स में क्या आ रहा होगा। पहले आपके सामने ये लाया हूं। एक बार सामने एंड रिजल्ट नजर आ गया कि हमने इसमें करना क्या है, उसके बाद इसमें जितनी सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, सारी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता जाता हूं। ठीक है, तो उसमें मैं एंड रिजल्ट दिखा के फिर चलाऊं कि इसमें हमने ये जो सारा कुछ एंड तक पहुंचना है, तो ये क्या चीजें हैं और उनको कैसे अकाउंट फॉर करना है। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल से पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उसके बाद फिर चीजें बनती समझ आएंगी। अभी अगर मैं चीजें कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल सॉल्व करने लगा हूं, उस एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट आपको जब समझ आ जाएगा तो फिर मैं उसी के गिर्द कॉन्सेप्ट मजीद बिल्ड करना शुरू कर दूंगा। तो आप ऐसा करिए कि पेज नंबर 5 के एंड पे, पेज नंबर 5 के एंड पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। 2 लाइनें ये हैं और अगले पेज पे टॉप की 2 लाइनें बस। ये पढ़ लें 4 लाइनें, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके समझाता हूं एक बात।
यार इसको पॉज करना। हाँ जी, पढ़ ली 4 लाइनें। हमने अपने एम्प्लॉय को वादा किया कि जब तुम रिटायर होगे तो जो तुम्हारी फाइनल सैलरी होगी उसका हम 1% लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने साल तुमने हमारे पास नौकरी की होगी, जो आंसर आएगा तुम्हें वो लमसम पे कर दिया जाएगा। फर्ज करते हैं कि ये एम्प्लॉय हमारे पास 5 साल काम करेगा, तो उसको ये जो लमसम पैसे मिल रहे होंगे ये कब मिलेंगे? 5 साल बाद। ये पैसे उसको इसलिए मिल रहे होंगे कि शुक्र है गया जान छूटी, ये पैसे निकल यहां से, इसलिए मिल रहे पैसे। अच्छा, ये जो ग्रेच्युटी मिलती है या प्रोविडेंट फंड मिलता है, ये नाम सुने हुए हैं, ये मिलते तो है रिटायरमेंट के बाद। किस खुशी में मिलते हैं? कि छोड़ के चला गया? नहीं, सर्विसेज का रिवॉर्ड होता है। हाँ, रिवॉर्ड मिलता बाद में है लेकिन होता सर्विसेज का रिवॉर्ड है। जैसे सैलरी है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, वो तो साथ साथ मिल रहे हैं क्योंकि घर चलाना है उसने, लेकिन उसकी रिवॉर्ड्स का कुछ हिस्सा उसकी रिटायरमेंट तक रोक के रख लिया जाता है। अब उसको मिलेगा रिटायरमेंट पे लेकिन होगा उसकी सर्विस का रिवॉर्ड। तो अगर उसको हमने यहां पर लेट से 5 लाख रुपए देने हैं और है वो उसका 5 साल की सर्विस का रिवॉर्ड, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, उस 5 लाख को एक्सपेंस कब बनना चाहिए? सर जिस साल के रिलेटेड का है उस साल बनना चाहिए। मैं मिसाल दोबारा बताता हूं। 5 साल एक बंदा अगर काम करता है और उसको एंड के ऊपर 5 लाख हम लमसम पे कर देते हैं और है वो उसकी सर्विस का रिवॉर्ड, तो इस 5 लाख को एक्सपेंस कब बनना चाहिए? किस साल में? सर जिस साल वो सर्विस रेंडर कर रहे हैं। बताओ ना, किस साल में? हर साल 5 5 5 5। हमें उस 5 लाख को उसकी सर्विस पीरियड पे फैला देना चाहिए क्योंकि जो पूरे 5 साल की सर्विस है उसकी वजह से उसको 5 लाख का इनाम मिल रहा है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि 5 लाख का जो लमसम रिटायरमेंट बेनिफिट है इसको इन ईयर्स में फैला देना चाहिए। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट तो ये बनता है। 1-1 लाख, 1-1 लाख, तो 1-1 लाख हमें हर साल का एक्सपेंस बना लेना चाहिए। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1-1 लाख हर साल का एक्सपेंस बन जाना चाहिए। 1 साल पूरा हो गया, 1 लाख एक्सपेंस बना लिया। दूसरा साल पूरा हो गया, 1 लाख और एक्सपेंस बना लिया। तीसरा साल पूरा हो गया, 1 लाख और एक्सपेंस बना लिया। एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, ठीक है यहां तक। लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर पेमेंट है बहुत बाद तो फिर आज हम प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, फिर आज हमें प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो वो जो 5 लाख हमने देने हैं 5 साल के बाद, तो हर साल की मेहनत का कितना रिवॉर्ड? 1 लाख ना, 1 लाख। देखें, अगर 5 लाख 5 साल का इनाम है तो हर साल बराबर ही मेहनत कर रहा होगा वो। इसमें हम कहां पर जाके बांटते फिरेंगे कि पहले साल में वो पुराना था, इतना अच्छा नहीं था, फिर तजुर्बेकार होता गया, फिर उसका काम अच्छा होता गया। कहां इसको बांटेंगे हम? तो हम इस 5 लाख को उसके पीरियड पे पूरा फैला देंगे, इससे ज्यादा गहराई में हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर हर साल का एक्सपेंस 1 लाख बन रहा है तो जो पहले साल वाला 1 लाख है उसकी पेमेंट में भी 4 साल पड़ेंगे, और वो जो 5वें साल वाला 1 लाख है वो तो मिल जाएगा फौरन। तो चूंकि टाइम गैप ज्यादा है तो हमें लाख का एक्सपेंस बनाने की बजाय लाख के प्रेजेंट वैल्यू की एक्सपेंस की एंट्री करनी चाहिए। हमें फिर इस लाख रुपए को एक्सपेंस कहने की बजाय उसकी प्रेजेंट वैल्यू को एक्सपेंस कहना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये जो पहले साल की मेहनत का 1 लाख है, ये मिलना कब है? एंड पे। तो इसकी डिस्काउंटिंग कितनी करूं? पावर 4। भाई साल एंड होगा तो एक्सपेंस बनाना है ना। जी जी। पावर 5 डिस्काउंटिंग नहीं करनी, वो तो यहां पहुंच जाएगा। पावर 4 डिस्काउंटिंग करनी है। साल खत्म होगा, सर्विस देगा तो एक्सपेंस बनाना है ना।
तो यहां पे खड़े हम कितनी डिस्काउंटिंग करेंगे, पावर 4। तो 1 लाख की जब पावर 4 डिस्काउंटिंग करेंगे, लेट से 80 आ गया, ठीक है, ऐसी मिसाल ली है मैंने। फिर दूसरे साल की भी वो सर्विस देगा, दूसरे साल की भी सर्विस का रिवॉर्ड कितना है, 1 लाख। लेकिन चूंकि इस 1 लाख की पेमेंट में अभी कितने साल बाकी हैं, 3, तो 1 लाख को एक्सपेंस बनाने की बजाय 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कितनी पावर के साथ, 3 के साथ मिसाल ले लेते हैं कि वो 85,000 बन जाएगी। ईयर 2 में 85,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरह से उसने तीसरे साल की भी सर्विस दे दी। तीसरे साल की सर्विस से उसने कितना रिवॉर्ड अर्न कर लिया, और 1 लाख और अर्न कर लिया। तो उस 1 लाख को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूं या पीवी को, कितनी पावर डिस्काउंट करूं, 2, वो आ गया लेट से 92,000। चौथा साल भी उसने सर्विस रेंडर कर ली। अब उसने जब एक और साल रेंडर कर ली तो 1 लाख और अर्न कर लिया, तो उस 1 लाख को 1 लाख रिकॉर्ड कर लूं, नहीं, डिस्काउंटिंग करेंगे, लेट से वो 98,000 आ गया। और फिर आखिरी उसने जब 5वें साल भी सर्विस दे दी, तो 5वें साल वाला 1 लाख तो अभी 15 दिन में मिल जाना है, तो इसकी कितनी डिस्काउंटिंग करूं, कोई नहीं, तो ये 1 लाख। यहां पर मैंने जो 2 बातें की हैं काम की, वो दोहराता हूं। रिटायरमेंट पे 5 लाख मिलना है, तो इस 5 लाख का ताल्लुक चूंकि गुजरी हुई सर्विस से है, क्योंकि ये सर्विस का इनाम है। ये 5 साल बाद जब नौकरी छोड़ के जा रहा होगा तो उसके जाने की खुशी में नहीं कि ये पकड़ निकल यहां से, उसको 5 लाख मिल रहा है उसकी सर्विस का इनाम, जो उसने इन 5 साल में सर्विस दी है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, इस 5 लाख को एक्सपेंस कब बनना चाहिए, ओवर 5 ईयर्स, यानी हर साल का एक्सपेंस 1 लाख। एक बात तो ये बताइए मैंने कि जो रिटायरमेंट पे लमसम बेनिफिट मिलना है उसका हर साल का रिवॉर्ड 1 लाख रुपया, तो वो हर साल में एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। दूसरी बात मैंने ये की है कि चूंकि पेमेंट में भी बड़ा टाइम है, तो हमें फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए। ये मैंने प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली। लेकिन अब यहां पे एक मसला नजर आ गया, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट 80,000, अगले साल एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट 85,000, पेबल बढ़ते 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 5 लाख हो जाएगा, नहीं हो रहा, करके देख लें ऐड। 80, 85, 1 65, 1 2 तकरीबन 57, फिर आगे तकरीबन 3 समथिंग, तो 4.5 लाख के करीब ये बन रहा है, 5 लाख तो नहीं बन रहा। मसला हो गया। अब यहां से चलते हैं एक पुरानी चीज में, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एक बनाया करते थे, अभी इफ्रिक 1 में भी रिवाइज किया था, उसमें प्रेजेंट वैल्यू पे प्रोविजन बना लेते थे, तो उसको फल फूल के बड़ा कैसे करते थे, फाइनेंस कॉस्ट। तो एक तो ये एक्सपेंस हर साल बनता जाएगा, लेकिन जो पेबल बन रहा है उसको 5 लाख तक भी तो पहुंचाना है ना, तो उस पर हर साल इंटरेस्ट लगा करेगा। तो ये हर साल की मेहनत का रिवॉर्ड सैलरी एक्सपेंस भी बनेगा, और हर साल थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट भी बनती जाएगी, तो कहीं जाके लायबिलिटी 5 लाख तक पहुंचेगी। जिस रेट पे हमने डिस्काउंट किया उसी रेट, बिल्कुल बिल्कुल, जिस रेट से डिस्काउंट किया होगा उसी रेट से ही कंपाउंड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ आया थोड़ा सा? जो हमने उसको रिटायरमेंट बेनिफिट देना है, वो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसकी पूरी सर्विस का इनाम। तो कॉन्सेप्ट ये है मैचिंग, कि हमें उस बेनिफिट को ओवर द पीरियड फैलाना चाहिए, क्योंकि हर साल की सर्विस उसका लाख रुपए का हक बनाती चली जा रही है। इसको कहते हैं प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, कि हर साल एक यूनिट है, यूनिट बनता जाएगा, साल गुजरता जाएगा, उसका रिवॉर्ड उसका हक बनता जाएगा, और 5 साल मेहनत के बाद लाख 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 वो 5 साल का रिवॉर्ड अर्न कर चुका होगा। लेकिन चूंकि टाइम गैप ज्यादा है, तो हर साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हुए उसकी प्रेजेंट वैल्यू को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली लायबिलिटी को 5 लाख तक तो पहुंचाना ही है। तो इसलिए उस हर साल के एक्सपेंस सैलरी के अलावा हर साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आया करेगा। ठीक है, चलें, ये जो एग्जांपल अभी पढ़ी है, अब इसका डाटा देखते हैं। पेज 4 पे 2 लाइनें, पेज 5 पे टॉप की 2 लाइनें पढ़ ली,
पेज 6 पे 5 पे क्या, 5 के एंड पे हाँ पेज 6 के टॉप पे 2 लाइनें पढ़ ली। अब इनकी कैलकुलेशंस देखिए, आवाज मेरी सुनी है लेकिन आंखें जो हैं आपकी वो उस कागज पे हो। हमने उससे वादा किया था एम्प्लॉई से कि जो तुम्हारी फाइनल सैलरी होगी उसका 1% निकालेंगे और उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस मिसाल में क्या था, इधर ओवर द पीरियड नहीं, उससे क्या वादा है इस मिसाल में कि 5 लाख देने हैं। अब अगर 5 लाख देने हैं तो पता है 5 लाख देने हैं, लेकिन उस मिसाल के अंदर यह कहा हुआ है कि तुमने जितने भी साल काम किया होगा उतने साल से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी तुम्हारी आखिरी सैलरी होगी उसका 1% लेंगे। हमें कब पता चलेगा कि वो कितने साल काम करेगा, जब रिटायर होगा। हमें कब पता चलेगा कि उसकी सैलरी कितनी है, एंड पे ही जाके। तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो एंड पे ही कर सकेंगे, लेकिन तब तक हम इंतजार करते रहें और एंड पे सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड करें? नहीं, हमने अभी सीखा है कि एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना है, ओवर द पीरियड। तो यहां पर लगाए जाते हैं अंदाजे, इनको एक्चुरियल अजम्पशंस कहते हैं कि कितने साल नौकरी कर लेगा, उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी, ये अंदाजे हैं। जो इसमें मैंने लिखा ना अज्यूमिंग कि वो 5 साल नौकरी कर लेगा और उसकी तनख्वाह 8% बढ़ती जाएगी, ये एक्चुरियल अजम्पशंस होती हैं। अब इन अजम्पशंस की बेस पे देखें कैलकुलेशन कैसे की है। सर इस एग्जांपल में आपने बता दिया था 5 लाख मैंने बता दिया था, लेकिन ये जो है यहां पर तो अमाउंट नहीं पता, हमें पता ही नहीं कितने साल काम करेगा। वो तो जब रिटायर होगा तो पता चलेगा कितने साल काम किया है। तो हमें अंदाजा लगाना पड़ा कि वो 5 साल काम करेगा और उसकी सैलरी 8% ग्रो किया करेगी, ये हमारे अंदाजे हैं। तो जो पहला साल है उसकी सैलरी 25,000 बता दी, उसके बाद 2, 3, 4, 5 साल में जाके उसकी सैलरी कितनी हो गई होगी, 8% पे ग्रो करेगी ना 4 साल, फाइनल सैलरी बन गई। उस फाइनल सैलरी का 1% लेंगे और क्या करेंगे, जितने साल काम किया होगा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने अज्यूम किया हुआ कि वो 5 साल काम करेगा, तो इसका लमसम बेनिफिट बन गया 1700 रुपए, और हमने 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ईयर 1 की सैलरी 25,000 होगी ना, तो फिर ईयर 2, 3, 4 और 5 4 साल ही ग्रो करेगी ना। इसको भी तो पावर 4 ही डिस्काउंट किया है, तो इसलिए यहां से यहां जाना तो पावर 4। ईयर 1 की सैलरी 25,000 है, 1 दफा ग्रो, 2 दफा ग्रो, 3 दफा ग्रो, 4 दफा ग्रो। तो इसका बेनिफिट बनता है लमसम 1700, ये अंदाजा है हमारा। तो अब ये 1700 वो फिगर बन गई जो मैंने ये 5 लाख बनाई थी। 1 लाख कैसे बनाया था, इस 5 लाख को 5 पे डिवाइड करके, तो 1700 को 5 पे डिवाइड किया 340 आ गया। जैसे 1 लाख बनाया था ना वैसे 340 आ गया। ये 340 हमारे हर साल का रिवॉर्ड है। इंप्लॉई सर्विस देता जाएगा, 340 340 340 उसका हक बनता जाएगा। ये 1 साल का यूनिट आ गया। हर साल एक्सपेंस बनाते जाएंगे 340 की पीवी एक्सपेंस बनाएंगे। तो देखिए नीचे टेबल बना हुआ है, इसमें आप टेबल में तीसरी लाइन देखिएगा। तीसरी लाइन क्या नाम लिखा हुआ इसका, करंट सर्विस कॉस्ट। इसको करंट सर्विस कॉस्ट कहते हैं। करंट सर्विस कॉस्ट क्यों कहते हैं, ईयर 1 गुजार लेगा तो ईयर 1 की मेहनत की उसका हक बन गया 340, तो ये उस साल की करंट सर्विस कॉस्ट है। दोबारा ईयर 1 जब उसने पूरा कर लिया एम्प्लॉय ने, तो मेहनत कर ली ना, उस मेहनत का सिला उसको हमने 80,000 देना है। 80,000 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। तो इस 80,000 को ईयर 1 की करंट सर्विस कॉस्ट कहेंगे, इस 85,000 को ईयर 2 की करंट सर्विस कॉस्ट कहेंगे, इस 92,000 को ईयर 3 की करंट सर्विस कॉस्ट कहेंगे। और ये फिगर कैसे निकाली हुई है, 1 लाख को डिस्काउंट किया हुआ है, तो उस मिसाल में 340 को डिस्काउंट किया हुआ है। तो 340 को 10% पे डिस्काउंट किया हुआ है, तो ये हर साल की करंट सर्विस कॉस्ट आ गई। ये पांचों फिगर्स आप कैलकुलेट करके जरूर चेक कर लें, राउंडिंग ऑफ आगे पीछे हो सकती है। जिस तरह मैंने ये हर साल के 1-1 लाख को डिस्काउंट किया ना, पहले साल वाले 1 लाख को कितना डिस्काउंट किया था, 4 साल, इसको 3 साल, इसको 2, इसको 1 और इसको कोई नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह से 340 को किया हुआ है।
प्रेजेंट वैल्यू तो होती है कि एक चीज को अभी मिलना, तो ये तो हम इसको सिर्फ ईयर 1 तक डिस्काउंट करते हैं, तो ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे होगी? प्रेजेंट वैल्यू है ना कि हम फ्यूचर की किसी अमाउंट को डिस्काउंट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप BFD के टर्म में बात करो प्रेजेंट, तो वो अभी की बात होती है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ईयर 3 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, यानी ईयर 3 अगर प्रेजेंट हुआ तो ठीक है। ये फिगर्स, ये जो करंट सर्विस कॉस्ट है ना, वो यही है जो मैंने ये बताया था। इसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। तो एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, तो पहले साल के एंड पे पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 80,000। तो उधर भी देखें पहले साल क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी आ गई? 232। अब अगले साल ये नया एक्सपेंस तो बनना ही है, देखो बोर्ड पे, ये नया एक्सपेंस तो बनना ही है, लेकिन वो जो पिछला 80,000 पेएबल बनाया हुआ है उसने कंपाउंड होना है ना, कंपाउंड होना है ना, उसने फाइनेंस कॉस्ट लगनी है ना, तो उस पे फाइनेंस कॉस्ट लगी हुई है। देखें 232 जो ईयर 1 का क्लोजिंग था, अगले साल का वो ओपनिंग बना और उस पे 10%, वही जो डिस्काउंटिंग की हुई थी वही 10% लगा के फाइनेंस कॉस्ट आ गई, बिल्कुल जैसे प्रोविजन फॉर डिस्पेंसिंग बढ़ाया करते थे। तो ईयर 1 में जो हमने एंड पे आके एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी बनाई थी, अगले साल नया एक्सपेंस भी आया और जो पुरानी लायबिलिटी थी उसको एक साल कंपाउंडिंग का इफेक्ट फाइनेंस कॉस्ट भी डाल ली। लायबिलिटी तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, तो हुई है ना ऊपर 232, ओपनिंग आया है ना, ईयर 2 में ओपनिंग आ गया ना। अब उस ओपनिंग के ऊपर 10% एक साल का इंटरेस्ट भी बनेगा और जो उस दूसरे साल की सर्विस कॉस्ट है वो भी आएगी, तो उस तरह पर टोटल लायबिलिटी बन जाएगी 511। फिर अगले साल यही BD बनेगा, फिर उसके ऊपर एक साल का इंटरेस्ट पड़ेगा, ठीक है, और तीसरे साल की भी करंट सर्विस कॉस्ट आएगी, तो फिर तीसरे साल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह चौथा और इसी तरह पांचवा। सर हमने ईयर जूम करने के ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं, तो ईयर 2 देखो सर्विस ईयर 1 के एंड पे कंप्लीट करे, सैलरी एक्सपेंस साल के शुरू में रिकॉर्ड करते हैं कि एंड पे करते हैं? एंड पे करते हैं ना, तो ये ईयर 1 के एंड पे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। अगला ईयर 2 वाला एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की बारी ईयर 2 के एंड पे आएगी, तो वो जो ईयर 1 का क्लोजिंग था, जो ईयर 2 का ओपनिंग बन गया, तो साल उसने फिर इंटरेस्ट भी लगना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज बताता हूं, शायद मजे की लगे, नहीं तो इग्नोर कर देना। ईयर 3 का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? ईयर 3 का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 843। ईयर 3 तक 3 साल गुजर गए और कितने एक साल का कितना रिवॉर्ड था? नहीं 340 ना, वो तो उसको वैसे डिस्काउंट किया हुआ है, वरना वैसे एक साल का रिवॉर्ड 340 है, तो 3 साल का रिवॉर्ड ले चुका, हक बन चुका उसका। 340 इंटू 3 कितना हो गया? 1020। 3 साल गुजर चुके हैं और उसका अब तक कितना हक बन चुका हुआ है? टोटल 1700 में से 1020 उसका हक बन चुका हुआ है। ये हक मिलना कितना दूर रह गया है? 2 साल। 1020 की 2 साल की डिस्काउंटिंग करें जी, 843, तो तीसरे साल में क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी आ रही? 843 आ रही। तो ये जो लायबिलिटी है, इसका जो किसी भी साल के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस होगा, ये क्या शो कर रहा होगा? उस साल तक जितना रिवॉर्ड वो अर्न कर चुका है उसकी पीवी। दोबारा किसी भी साल, चले तीसरे की बात करते हैं, तीसरे साल की करंट सर्विस कॉस्ट क्या है? जो उस साल का रिवॉर्ड है उसकी पीवी। करंट सर्विस कॉस्ट के तीसरे साल को मिसाल को सामने रखिएगा, तीसरे साल का रिवॉर्ड है 340 ना, तो तीसरे साल के रिवॉर्ड यानी 340 की पीवी करंट सर्विस कॉस्ट है, और 3 साल तक 340 340 340
1020 की पीवी, ये क्लोजिंग लायबिलिटी है। 1 साल के रिवॉर्ड की पीवी करंट सर्विस कॉस्ट, और उस साल तक के क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड की पीवी क्लोजिंग लायबिलिटी। इससे क्रॉस चेक हो जाएगा। ये बात समझ आई? ये डिफाइंड बेनिफिट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी को आगे हम मजीद बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, इसमें एक मसला ये हो सकता है कि इस मिसाल में भी और जो वो एग्जांपल है उसमें भी लमसम बेनिफिट था ना, तो इस लमसम बेनिफिट को मैंने 5 पे डिवाइड किया और कंपाउंड होते होते वो लमसम बेनिफिट 5 लाख तक पूरा हो गया, या 1700 था, 1700 हर साल कंपाउंड होते होते 1700 तक पहुंच गया। 340 कैसे निकाला? 1700 को 5 पे डिवाइड कर लिया। 1 लाख कैसे निकाला? 5 लाख। तो ये जो 1700 और 5 लाख है, ये एट एंड ऑफ ईयर 5 लमसम अमाउंट है ना, तो उस लमसम अमाउंट को हमने ओवर सर्विस पीरियड फैला लिया। हो सकता है लमसम अमाउंट ना हो, एक सीरीज हो, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, यानी एम्प्लॉय को यह कहा हो कि जब तुम रिटायर होगे तो उससे ऑनवर्ड जब तक जिंदा रहोगे तुम्हें हर साल 20,000 रुपए मिला करेगा पेंशन। तो अब ये सिंगल अमाउंट तो ना हुई, जो सीरीज हो गई। या हमने एम्प्लॉय को कहा कि जब तुम रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद जब तक तुम बूढ़े होके खांसी किया करोगे, जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारी दवाइयों का खर्चा तो आएगा, उसका 50% हम तुम्हें दे दिया करेंगे। तो अब ये सीरीज हो गई ना, इस सीरीज को कैसे डिवाइड करें? तो हमें इस सीरीज को इकट्ठा करके इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा, और अब ये यही चीज बन जाएगी। अब ये यही लमसम अमाउंट बन जाएगी। दोबारा ये एंड पे, रिटायरमेंट पे, ये पॉइंट ऑफ रिटायरमेंट का 5 लाख है ना, तो अगर ऑलरेडी लमसम है तो ये सामने मिसाल है और वो सामने मिसाल है। लेकिन अगर ये लमसम नहीं है, सीरीज है, तो हमें इस कैलकुलेशन के करने के लिए उस सीरीज को पॉइंट ऑफ रिटायरमेंट पे इकट्ठा करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा, और जब इस पॉइंट तक ले आए फिर यही बन जाएगा जो सामने हुआ होगा। सर वो तो पीवी आएगी ना, नहीं, इस पॉइंट तक लाना है, वहां तक नहीं लाना। इस पॉइंट तक तो पीवी आएगी ना जी, फिर सर पीवी को डिवाइडेड बाय ओवर द पीवी नहीं आएगी, सिंगल अमाउंट बन जाएगी। जैसे लीजेस के अंदर डिस्काउंटिंग करते हैं, वो सिंगल अमाउंट बन जाएगी। उस सिंगल अमाउंट और 5 लाख वही चीज बन गई ना। अब उसके साथ वही शुरू करें कि डिवाइडेड बाय 5 करें, तो 1 साल का 340 340 340 340 आ जाएगा, और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हुए 340 की पीवी रिकॉर्ड करें, बिल्कुल होगा। तो आप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, और इसको आप सॉल्व कर दें अभी। क्वेश्चन 4 बिल्कुल इसी पैटर्न पे टेबल बनाने को कहा है मैंने, जैसा अभी टेबल सिखाया था, अभी जो पेज 6 के ऊपर एग्जांपल किया है ना, बिल्कुल उसी शक्ल का टेबल बना दें। बस फर्क क्या है क्वेश्चन 4 के अंदर, कि लमसम अमाउंट नहीं है, सीरीज है। तो हम उस सीरीज को इस पॉइंट पे पहले लमसम अमाउंट बनाएंगे, उसके बाद ये वैसा ही सवाल बन जाएगा जैसे मैंने पेज 5 और 6 पे पढ़ाया है। तो क्वेश्चन 4 करें अभी आप।
सीरीज वाली बात दोबारा बताएं। अगर इन दोनों सवालों को देखें तो उसमें लमसम पेमेंट थी रिटायरमेंट पे, या तो जो सामने लिखा उसकी बात कर लें तो 5 लाख मिल रहा था, या वो जो पेज पे पढ़ा है उसमें 1700 मिल रहा था। लमसम था ना, उस लमसम को 5 पे डिवाइड कर लिया। सीरीज का मतलब ये है कि 5 साल तो मिसाल है ना कि रिटायरमेंट 5 साल है। रिटायरमेंट पे लमसम मिलने की बजाय हर साल 10-10 हजार रुपये मिलेगा अगले 8 साल तक। तो अब जो अगले 8 साल तक मिलेगा उसको पहले सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करें एन्युटी डिस्काउंटिंग करके, और वो सिंगल वैल्यू आपने यहां लानी है डेट ऑफ रिटायरमेंट पे। अब ये बिल्कुल वही चीज बन जाएगी जो सामने हुआ है, अब ये बिल्कुल वही चीज बन जाएगी जो 1700 वाली एग्जांपल की है। तो इस क्वेश्चन में हम मतलब 4 तो इधर लेके आएंगे पहले, 4 साल जिंदा रहेगा ना इस क्वेश्चन 4 में जो उसने कहा होगा। जी बिल्कुल, एन्युटी पे पहले पावर 4 लग के पहले वो पॉइंट ऑफ रिटायरमेंट तक आएगा।
हाँ वही इतनी देर में तो हो जाना चाहिए था। बस के हाँ जी डन। कोई मुश्किल? सर एंडिंग आंसर बता दें। आंसर बता दें। आंसर अच्छा चलो देख लेना, देख लेना। हाँ जी डन। इस पे क्या किया है कि जो अंदाजा था कि 4 साल तक तो जिंदा रहेगा, आगे उसके बाद मर जाएगा, तो 4 साल तक उसको फिर पेंशन मिलेगी, और उसको फिर सिंगल अमाउंट में कन्वर्ट किया, और सिंगल अमाउंट में कन्वर्ट करके तो फिर वही काम किया जो अभी पिछली एग्जांपल में किया था। तो बस नया काम वो सिंगल अमाउंट में कन्वर्ट करें। जी बिल्कुल। अच्छा जी, मैंने आपको अब हाँ पेज 6 पे ये जो एग्जांपल सॉल्व की हुई थी, इसके नीचे एक डब्बा बना के लाल लाल लिखा हुआ है, वो यही चीज लिखी हुई है। सर ये आपने कहा तो सिंगल अमाउंट में कन्वर्ट करना है। सर ये जो एन्युटी और परपेचुइटी कब लगेगी? यहाँ तो हम एन्युटी लगा रहे हैं, क्योंकि 4 साल थे, परपेचुइटी होती तो हमेशा तक होता। ठीक है, फिर परपेचुइटी लगा दें। हाँ जी, ये लाल लाल पढ़ लिया पेज 6 पे? जी सर। चल ठीक है। अच्छा अब आइए वापस पेज 4 पे। पेज 4 पहले मैंने बताया है कि बैलेंस शीट में क्या आएगा। बैलेंस शीट में एक नेट फिगर आती है, और वो नेट फिगर बनती है दो का नेट। एक होती है पीवी ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, वो ये है जो अभी पिछले साल में नहीं क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी का था, वो है पीवी ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। हर साल के एंड पे उस वक्त तक, जैसे मैंने अभी बात बोली थी कि 340 हर साल, 3 साल का 1020 हो गया, लेकिन उस 1020 की पीवी कितनी आ रही है एट एंड ऑफ ईयर 3? 843। ये है पीवी ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, यानी क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस। तो वो होगी लायबिलिटी। और एक चीज होती है फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, ये होती है, ये आगे चल के पढ़ेंगे। इन दोनों का नेट किया जाता है, जो नेट आंसर आता है वो बैलेंस शीट में लिखते हैं। अब या तो ये नेट लायबिलिटी निकलेगी या नेट एसेट निकलेगा। अगर नेट लायबिलिटी निकलेगी तो उसको लायबिलिटी में लिख देंगे। अगर नेट एसेट निकलेगा तो उसके लिए फिर एक लिमिट है, जिस तरह वाई 36 में लिमिट होती थी ना, उस तरह एक लिमिट है। ये लिमिट भी हम बाद में पढ़ेंगे, इसको एसेट सीलिंग कहते हैं। फिर उसके बाद अगले पेज पे आइए, एसओसीआई में क्या क्या आता है।
तो देखें इसमें से दो चीजें मैं आपको बता चुका हूं, करंट सर्विस कॉस्ट बता चुका और इंटरेस्ट कॉस्ट बता चुका। बाकी क्या चीजें हैं ये हमने एक एक करके पढ़नी है। बताऊंगा, पढ़ना है नेट क्या है। बाकी इसमें पास्ट सर्विस कॉस्ट एक चीज है, फिर गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट है, फिर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में 3 लाइनें आ रही हैं। ठीक है, तो ये सब हमने एक एक करके पढ़ना है। जी जी, अभी जो किया था इंटरेस्ट, ये एसओसीआई की चीजें हैं। फिर इसके बाद नोट्स में ये रिकंसिलिएशंस बनती हैं। एक इसमें देखिए पीवी ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की रिकंसिलिएशन है, इसके अंदर कुछ चीजें प्लस माइनस हो रही हैं, और एक फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, इसकी रिकंसिलिएशन है। अभी आपने कहा रिकंसिलिएशन ऑफ पीवी ऑफ डिफाइंड बेनिफिट, जी पीवी नहीं लिखा होगा। अच्छा चलो मैं पीवी लिख दूंगा, पीवी लिख दूंगा। तो ये इनकी रिकंसिलिएशन आ गई। अब ये हमारे सामने गाइडेंस है, यहां एंड रिजल्ट तक पहुंचना है हमने। बैलेंस शीट के फेस पे क्या आएगा, एसओसीआई के फेस पे क्या आएगा, रिकंसिलिएशन में क्या आएगा। अब ये सारी चीजें हमने एक एक करके पढ़नी। इनमें सबसे पहले जो चीज मैंने पढ़ानी शुरू की है वो देखिए आप इस नीले नीले नोट्स के बाद नंबर 1 से मैंने शुरू कर दिया। अब ये मैं हेडिंग देके 1 2 3 बताता जाऊंगा। सबसे नंबर 1 हेडिंग क्या दी है, बेनिफिट ऑब्लिगेशन एंड। तो अब इसके अंदर मैं आपको पॉइंट 1 पॉइंट 2 ये पढ़ा चुका हूं, तो आप ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पढ़ लें। सारा ये मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया आपको। उसके नीचे एग्जाम्पल थी वो भी हो गई, और पॉइंट 3 से ऊपर ऊपर तक ये बता दिया आपको। ये 3-4 लाइनें हैं, ये पढ़ लें। पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इज द पीवी विदाउट डिडक्टिंग एनी प्लान एसेट। जी ये ऊपर बैलेंस शीट के फेस पे देखो ना। अच्छा जी ठीक है। तो जो पीवी वाली फिगर थी वो है, उसको हम लायबिलिटी कह रहे हैं। ठीक है, लाल डब्बे तक पढ़ लिया, यही सब समझाया ना अभी मैंने। अच्छा अब पॉइंट 3 फिलहाल रहने देते हैं, पॉइंट 4 पे आते हैं। पॉइंट 4 समझ लें। ये जो अभी हमने सवाल किए थे, ये या वो 1700 वाला या वो जो आपने क्वेश्चन 4 किया है, कंफर्म है कि 5 साल नौकरी करेगा? नहीं, कंफर्म है, ये अंदाजा है ना, अज्यूम किया था। कंफर्म है कि हर साल 8% बढ़ेगी? नहीं, अंदाजा था। तो ये सारे अंदाजे होते हैं, हम ये सब अंदाजे लगा रहे होते हैं। अगर हमने अपने एम्प्लॉय को कहा हुआ है, अच्छा ये जो कैलकुलेशन हो रही होगी ये हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग अकाउंटिंग कर रहे होंगे या ओवरऑल सारी टोटल अकाउंटिंग हो रही होगी? कैलकुलेशन अलग अलग हो रही होगी लेकिन अकाउंटिंग हर एक की टोटल ग्रैंड टोटल हो रहा होगा। अगर हमने किसी एम्प्लॉय को ये वाला वादा किया हुआ है कि तुम 5 लाख, तुम 5 साल जब तुम रिटायर होगे तुम्हें 5 लाख मिलेगा, ठीक है, या ग्रेच्युटी का वादा किया हुआ है, या जो अभी आपने सवाल किया कि पेंशन का वादा किया हुआ है, हमने अंदाजा लगाया कि वो 5 साल नौकरी करेगा। हो सकता है कि हमने एम्प्लॉय को कहा हो कि तुम पेंशन के हकदार होगे, बिल्कुल, जितने साल तुमने काम किया होगा मल्टीप्लाई बाय उतने साल तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन ये ना हो कि तुम 2 साल में काम करके भाग जाओ। तो तुम इस प्लान के मुताबिक हकदार तब होगे जब तुमने कम से कम 3 साल नौकरी कर ली होगी। दोबारा हम अपने एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि जब तुम रिटायर होगे, जितने साल तुमने नौकरी की होगी, तुम्हारी फाइनल सैलरी इनटू उतने साल, जो भी फार्मूला बना के दिया, ये तुम्हें लमसम मिल जाएगा। लेकिन ये तुम्हें लमसम मिलने का हक तुम्हारा तब बनेगा जब तुमने कम से कम हमारे पास 3 साल नौकरी की होगी, 4 साल या 5 साल या 2 साल,
फिर तुम्हारा हक बनेगा। अच्छा, अब जब वो 3 साल पूरे कर लेगा तो उसका हक बन जाएगा। उससे पहले छोड़ देता तो पेंशन नहीं मिलती। लेकिन जब वो 3 साल पूरे कर जाएगा ना और वो इसके लिए इंटाइटल्ड हो जाएगा, तो कैलकुलेशन फाइनल करते हुए इन 3 साल को गायब नहीं कर देंगे। यानी अगर हमने उसको कहा है ना कि तुमने जितने साल काम किया होगा इनटू 1 लाख तुम्हें उतने पैसे देंगे, तो 5 साल काम करेगा तो 5 लाख मिलेगा। लेकिन ये कहा था कि ये वाली बेनिफिट तुम्हें तब मिलेगा अगर तुम कम से कम 3 साल हमारे पास टिकोगे। तो वो 3 साल से पहले छोड़ गया तो पैसे मिलेंगे नहीं, 3 साल कम से कम रुकेगा तो पैसे मिलेंगे। तो अब अगर वो 5 साल एम्प्लॉयमेंट करके जाता है तो उसको इन 2 साल के पैसे मिलेंगे कि 5 साल के मिलेंगे? 5 साल। अब वो जो पैसे मिलेंगे इसका हक 3 साल पूरे करने पे मिल रहा है, लेकिन वो 3 साल जाया नहीं हो रहे, काउंट होंगे। वो एक्स्ट्रा मिलेंगे? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल नौकरी करके छोड़ जाएगा, हमें लगता है 5 साल, तो उसको कितने साल इंटू 5 इंटू 1 लाख? 5। लेकिन ये रिटायरमेंट पे पैसे मिलना हमने शर्त रखी थी कि 3 साल नौकरी कम से कम करोगे तो रिटायरमेंट पे पैसे मिलेंगे। तो 3 साल नौकरी करने से उसका ये हक पक्का हो रहा है। अब अगर वाकई वो 5 साल बाद रिटायर हो जाता है तो उसको 1 लाख इंटू 2 मिलेंगे कि 1 लाख इंटू 5 मिलेंगे? 5 मिलेंगे। तो वो जो 3 साल की शर्त रखी थी, वो शर्त इसलिए जरूर थी कि वो इस फैसिलिटी के लिए एक्टिवेट हो जाए, लेकिन वो 3 साल काउंट जरूर होंगे। सर अगर उसने 3 साल काम किया, सर चौथे साल आगे छोड़ दिया तो बस 4 साल के पैसे मिल जाएंगे। भाई जब 4 साल करके छोड़ेगा तो 5 के पैसे क्यों मिलेंगे? ये तो मिसाल दी थी कि 5 साल तक चल जाएगा। तो जितने साल उसके लिए शर्त रखी है कि इतने साल तो भाई तुमने काम करना है, इसको वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। ये IFRS 2 में बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज, वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या है कि कम से कम कितने साल वो रहेगा तो ये फैसिलिटी एक्टिवेट होगी, वरना उसको वहीं से फारिग कर देंगे। जिन्होंने आर्टिकल्स किए हुए हैं या कर रहे हैं, 2-3 महीने का एक प्रोबेशन टाइम होता है, उस 2-3 महीने में स्टाइपेंड मिलता है? नहीं मिलता। अच्छी फर्म अगर है, अच्छी, अगर किसी ने जनवरी से आर्टिकल्स ज्वाइन किए थे तो उसको 2-3 महीने का प्रोबेशन टाइम मिलेगा, आर्टिकल्स में उसको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा उन 2-3 महीने में। लेकिन एक बार जब उसके 2-3 महीने पूरे हो जाएंगे और वो ICAP में उसकी रजिस्ट्रेशन करा देंगे, और अच्छी फर्म है तो जनवरी से ही कराएंगे, तो स्टाइपेंड अब जनवरी से मिलेगा या मार्च से मिलना शुरू होगा? मिलेगा मार्च में जाके, यानी उसका स्टाइपेंड एक्टिवेट मार्च में जाके होगा जब प्रोबेशन पूरा होगा, लेकिन वो गिनना शुरू जनवरी से ही करेंगे। तो उसका बेशक 3 साल पूरा होगा तो वो इस फैसिलिटी के लिए एक्टिवेटेड होगा, लेकिन कैलकुलेशन में गिना पहले दिन से जाएगा। तो अब अगर कंपनी के 100 एम्प्लॉइज हैं और उन 100 एम्प्लॉइज के लिए ये कैलकुलेशन हो रही है, तो 100 एम्प्लॉइज की कैलकुलेशन करते हुए उन 10-20 लोगों का मार्जिन निकाल देंगे जिन्होंने छोड़ जाना है, यानी हम कैलकुलेशन ही 80 लोगों की कर रहे होंगे। तो हमने क्या किया, वो लोग जो छोड़ जाएंगे उनको इसमें अकोमोडेट कर लिया। जो छोड़ जाएंगे उनको क्यों देंगे? अकोमोडेट कर लिया ना कि वो उनको नहीं देने पड़ेंगे पैसे। हमने मेजरमेंट के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर कवर कर लिया ना। जिस तरह पहले मैंने प्रॉफिट का एक सवाल कराया था, प्रॉफिट शेयर वाला, कि 20 के कुछ लोग छोड़ जाएंगे तो प्रॉफिट शेयर 25 की बजाय बस 21% देना पड़ेगा, तो हमने उनको कंसिडर किया था ना। यही बात यहां पे भी कंसिडर करनी पड़ेगी। ये पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें आप, पेज 6 पे पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें। फोर का देखो, हमने अपने एम्प्लॉय को कहा है कि जब तुम रिटायर हो जाओगे तो अगर तुम्हारा कभी बाईपास हुआ, हार्ट सर्जरी हुई, तो उसके पैसे हम तुम्हें सारे रीइंबर्स कर देंगे। तो जरूरी है सबका ही बाईपास होगा, तो उसको जो ऑपरेशन के पैसे पे ऑफ करने थे वो ऑपरेशन होगा तो करेंगे ना, वरना तो नहीं ना करेंगे।
तो become payable only if a specified event occurs when employee is no longer employed, यानी जब वो रिटायर हो गया होगा और उसका ऑपरेशन होगा तब उसको पैसे मिलेंगे, और अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। तो जब हमने अपने 100 एम्प्लॉइज के लिए कैलकुलेशन करनी होगी तो हम अंदाजा लगाएंगे इसमें से कितने लोगों का ऑपरेशन होगा, 20 लोगों का होगा बस, तो बस हम 20 के लिए ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशंस हो रही होती हैं इसमें इस चीज का मार्जिन रखा गया होता है कि किन लोगों को कितने पैसे देने हैं, किन को नहीं देने हैं। ओके अच्छा, अब आपने ना ये जो पॉइंट नंबर 4 के नीचे डब्बा बना के एग्जांपल लिखी हुई हैं, ये दोनों एग्जांपल्स पढ़ लें। कॉन्सेप्ट ये याद रखिए कि हर साल की मेहनत का रिवॉर्ड है, तो उस साल में उसको एक्सपेंस बनाना है। तो अब ये दोनों एग्जांपल्स पढ़ लें, पेज नंबर 6 पे दोनों एग्जांपल्स पढ़ लें। पहली भी नहीं समझ आई है? पहली एग्जांपल में ये लिखा हुआ है कि हमने अपने एम्प्लॉइज को जितने साल भी उन्होंने काम किया होगा इनटू 100 रुपए, उतना उसको लमसम पैसे देंगे एंड पे। तो अगर एम्प्लॉइज ने 10 साल काम किया होगा तो 10 साल इंटू 100 रुपए, 50 साल काम करेगा तो 50 इंटू 100 रुपए। तो लमसम बेनिफिट को जब डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ सर्विस करेंगे तो 100 रुपए ही आएगा ना। जो पिछली एग्जांपल में 340 रुपए निकला था वो अब 100 रुपए ही निकलेगा ना। तो हर साल का एक्सपेंस 100 रुपए होना चाहिए। लेकिन कुछ एम्प्लॉइज जो 10 साल के अंदर अंदर ही छोड़ जाएंगे, वेस्टिंग पीरियड 10 साल है, तो अगर हमारे 100 एम्प्लॉइज हैं और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इन लोगों को जैसे जैसे साल गुजरता जा रहा है 100 रुपए एक्सपेंस बनाते जा रहे हैं, 100 की पीवी, लेकिन इन 100 लोगों में से 200 लोगों में से को 25 ऐसे हैं जो नहीं करेंगे 10 साल पूरे, यानी उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो उन 25 लोगों की कैलकुलेशन करेंगे नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ। और दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर हमने उसको जो पैसे देने हैं एंड पे, पहले 2 साल तो उसके कोई इनाम नहीं है, पहले 2 साल के अंदर अंदर अगर छोड़ भी गया तो वो अभी नया था, अभी काम सीख रहा था, और अगर वो आगे कंटिन्यू करता भी है तो एम्प्लॉयर कह रहा है जी पहले 2 साल तो तुमने काम सीखा है, उसके बाद यानी 2 साल प्लस जो तुमने काम किया होगा ना, उन सालों का हम तुम्हें बेनिफिट देंगे, उन सालों का नहीं, उन ईयर्स का। अगर एम्प्लॉयर कह रहा है कि तुमने कुछ साल तो काम सीखने में लगा देने, यानी अगर तुमने हमें ज्वाइन किया है तो 25 साल की उम्र तक तो तुम काम सीख ही रहे हो, तो जितने साल तुमने 25 साल से ऊपर काम किया होगा हम उनका रिवॉर्ड तुम्हें देंगे। तो अब इस 5 लाख को कितने साल पे फैलाएंगे? 25 प्लस रिटायरमेंट तक, 25 से ऊपर ऊपर। 25 से नीचे नीचे सालों में हमने क्यों बेनिफिट नहीं डालना? क्योंकि काम सीख रहा था, उसका इनाम ही नहीं मिलना। ये एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ। उसकी जब 26 साल होगी है तो सर फिर 26 से स्टार्ट करेंगे हम, 26 प्लस जब तक वो रिटायर नहीं होगा। जी अच्छा जी, अभी मैं नरमी पे बात कर रहा था, अब आते हैं जुल्म पे। और जुल्म होता है इंसाफ का उलट, यानी इंसाफ ना करना, किसी का हक मारना, ये जुल्म होता है और हमारे प्रोफेशन में ये होता है। उनमें पहले कुछ आयात कुरान पाक में इरशाद है, और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता,
इससे मुराद बेशक इस इन आयात का कॉन्टेक्स्ट वो मुशरिकीन मक्का ही होंगे, लेकिन कुरान पाक हमेशा के लिए है। तो अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। तो अगर हम अपने आप को देखें, हम किसी पर अगर जुल्म कर रहे हैं तो फिर अल्लाह की हिदायत हट जानी है हमारे से। इसी में एक और आयत है, सुनो, जालिमों पर अल्लाह की लानत है। चलें बाकी इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।